नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में दबिश देते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को धर दबोचा। दावा है कि ये सभी त्योहारी मौसम में देश को अशांत करने की योजना बना रहे थे, दहलाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी उन आशंकाओं की पुष्टि है जो अफगानिस्तान में तालिबानी राज के शुरू होने के साथ ही जाहिर की गई थी। काबुल में तख्तापलट के बाद यही कहा गया था कि अब आतंकवाद में बढ़ोतरी होगी, दहशतगर्दों को शह मिल जाएगी। कयास ये भी है, चूंकि पाकिस्तान ने 2 दशकीय जंग में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों की फौज को शिकस्त दी है, और ये जीत भी ऐसी है कि हार के बावजूद इस्लामाबाद के प्रति वॉशिंगटन का रवैया नरम है। इसीलिए खास तौर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान पोषित आतंकी जमातों का इस्तेमाल कहीं अधिक होगा। इन गिरफ्तारियों के बाद अब ये सारी आशंकाएं सच साबित होती हुई दिखाई देने लगी है। अच्छी बात यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर है और देश विरोधी षड्यंत्रों को सफलतापूर्वक बेनकाब भी किया जा रहा है। मगर मसला यह है, अगर एक बार भी इन आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब हो गए तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में आ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से ऐसी कोशिशें लगातार हो भी रही है। मसलन हाल ही के दिनों में कश्मीर में आतंकी वारदातों में एक तरह की बढ़त देखने को मिल रही है। आतंकवाद का चरित्र अब बदलता नजर आ रहा है। तकनीक और तरीकों ने इसके रूप को और ज्यादा खौफनाक बना दिया है। अब ड्रोन जैसी नई प्रौद्योगिकी यानी कि नई टेक्निक की भी इसमें आमद हो गई है, इसकी एंट्री इसमें हो गई है। कई देशों में अत्याधुनिक तकनीक से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा हमें पहले से ही अपनी तैयारियों को और ज्यादा चाक चौबंद रखना होगा। नए खतरों से बचने के लिए देश में नई तकनीक की आमद, नई तरह के प्रशिक्षण, नए प्रौद्योगिकी पर विश्वास और नए निवेश की दरकार है। ये वक्त की भी दरकार है। ऐसे में इन सबकी पूर्ति जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ये बात भी समझनी होगी। खतरा पैदा होने के बाद उसका मुकाबला करने से बेहतर है कि भाई खतरे को पैदा होने से पहले ही रोक लिया जाए, उसे किसी तरह से टाल दिया जाए, वक्त से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए। अच्छा, 26/11 या 9/11 जैसी वारदातें शायद ही होंगी। बिल्कुल नए तरह के आतंकी हमलों के हम गवाह बन सकते हैं। लिहाजा हमें इतनी तैयारी रखनी होगी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कतई सेंध ना लगने पाए। और वो कैसे होगा, क्या कुछ करने की आवश्यकता है, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या दुनिया में बदल रहा है अब आतंक का चरित्र? सबसे बड़ा सवाल है, क्या आतंक का चरित्र, आतंक का चेहरा बदलता जा रहा है? आतंक के बदलते चेहरे से लड़ने के लिए क्या दुनिया है तैयार? क्या पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पीछे है आईएसआई का हाथ? क्या अफगानिस्तान फिर बनेगा आतंक का अड्डा? ये सवाल भी उसी दिन से लगातार उठता हुआ जिस दिन से तालिबानी राज की वहां एंट्री हुई है। यू टर्न तालिबानियों ने वहां पर लिया है। बदलते आतंक से लड़ने के लिए क्या भारत है तैयार? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। ड्रोन जैसी तकनीक से लड़ने के लिए कितना तैयार है भारत? क्या फिर बढ़ेंगे कश्मीर में आतंकी हमले? आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान पर दुनिया की सख्ती कब? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बख्शी साहब आपका। ओपी सिंह पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी सर। पूर्व रॉ ऑफिसर एनके सूद भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुज माथुर जी आपके साथ करना चाहूंगी। सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने, हमारे देश के सामने, और हम कितने सक्षम सर? देखिए मैं जो अपनी बात शुरू करना चाहता हूं इस चैनल पे भी और कई जगह, और मैं कई बार कह चुका हूं कि जहां तक आतंक का सवाल है, हार्डवेयर कहीं से भी आए, आतंक का सॉफ्टवेयर पाकिस्तान है। ये बात हमको माननी चाहिए, और यही अमेरिका से 20 साल पहले भूल हुई थी, और आज इस बात को माना है ईयू ने। वहां पर उन्होंने अपना कोई प्रस्ताव पास किया है, अमेरिका ने माना है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ।
सारी आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में है। तो ये जो आईएसआई और दाऊद गैंग का हमको एक मॉड्यूल मिला है, जिसको कि हमने फॉर्चुनेटली इंप्लीमेंट होने से पहले खत्म कर दिया, ये इसमें कोई अचंभा होने की आवश्यकता नहीं है। इसके होने के मैं आपको 3 कारण बताता हूं। पहला कारण यह है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना सिक्का जमाया है, तब से लेकर के आज तक 25 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तानी हैं वो इससे इतने ज्यादा परेशान हैं कि भाई हमारे यहां तो इतना वो हो रहा है और बाकी हमारे पड़ोसियों देशों में कुछ नहीं हो रहा है। तो दैट इज वन रीजन। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दाऊद इब्राहिम की जो गैंग है उसको पाकिस्तान पाल रहा है और उसको पाल के रखा हुआ है, और वो ये देख रहा है कि पिछले 5, 7, 10 सालों से उस गैंग ने इतना उसके ऊपर खर्चा कर रहा है और वो कोई गैंग कुछ कर नहीं पाई है, तो उसको वो प्रेशराइज कर रहा है कि आप भारत में कुछ करें एक्टिविटी। तीसरी बात यह है कि जैसे उनको लगा कि उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने सत्ता हथिया ली है, वो उसे एम्बोल्डन हो गए हैं, और एम्बोल्डन होने के बाद उनको लग रहा है कि हम ऐसा ही कुछ कश्मीर में भी कर देंगे, कुछ बांग्लादेश में भी कर देंगे, कुछ श्रीलंका में भी कर देंगे। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा आने वाले टाइम में होना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक सवाल हमारी तैयारी का है, क्योंकि हम इसको पकड़ पाए जी और इसको और आगे पकड़ रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हमारी तैयारी ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हमको इसका पूरी तरीके से संज्ञान लेना पड़ेगा। इसको हमें कश्मीर में बढ़ते हुए हादसों से और पंजाब में हुए हादसे से, फाजिलका में जो ब्लास्ट हुआ है उससे इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं जरूरी, वो ये है कि जब वो छट्टा में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे 2 आतंकवादी भारतवर्ष से पाया मस्केट, तो वहां पर इनके साथ साथ कुछ रोहिंग्या और कुछ बांग्लादेशियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। और वो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो उन्होंने कहीं और फ्रांस, जर्मनी भेजने के लिए तैयार नहीं किए हैं। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ और इस प्रकार के लोग तैयार किए हैं, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उनका जो टारगेट है वो भारतवर्ष होने वाला है। तो हमें इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए हमको ऐसी जगहों पर ज्यादा अपनी चौकसी बढ़ानी पड़ेगी जहां पर इनकी स्लीपर सेल्स काम कर रही हैं और इनको उनकी सोसाइटी से फायदा मिल सकता है। ठीक है, छुपने की जगह मिल सकती है, एम्युनिशन रखने की जगह मिल सकती है। हाँ। ठीक। प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल जी, कश्मीर पर पाकिस्तान नाकाम, तो क्या इसलिए बनाया ये जी प्लान? देखिए, आप कौन से प्लान की बात कर रही हैं? दाऊद प्लान जो आप कह रही हैं, ये तो बिल्कुल, ये सारा का प्लान तो बहुत पुराना है। ये कब से 18-20 साल से ये करते आ रहे हैं। आपने बताइए कब नहीं देखा? पहाड़गंज, आईएनए मार्केट, लाजपत नगर, मैंने 18 साल पहले इतने बड़े बड़े गड्ढे देखे हैं। कानपुर, जयपुर, हर जगह पे। ये देखिए, अब अफगानिस्तान में जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें तालिबान, अलकायदा आपस में मिल गए हैं, जो कि दुश्मन थे, चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरा चाइना और टर्की का सपोर्ट लेकर, और उनके पास 800 बिलियन वर्थ आर्मामेंट जो आ गया है, जिसमें एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, C-130 हरकुलिस हैं, और 60,000 मशीन गन्स। अब बेइंतहा उनके पास जो वेपन सिस्टम है वो सारा का सारा रिपेयर होके सर्विसेबल बना के इसको इस्तेमाल किया जाएगा कश्मीर घाटी में। और हमारे सुनिए, और इसीलिए, और हमारे कश्मीर के ऊपर थ्रू पीओके, अगर आज पीओके इंडिया के पास होता तो तालिबान और पाकिस्तान इकट्ठे हो ना पाते, ना चाइना वहां CPEC बना पाता। ये हमारी प्लानिंग की चूक हो गई कि पीओके अभी तक हमने नहीं लिया। जब मैं आपके चैनल पे 4 साल पहले आया करता था, यही बात कहता था कि जब तक पीओके नहीं लोगे कुछ नहीं होगा। बात अभी वहीं की वहीं है। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि इनको टर्की से पैसा मिल रहा है, उनको OIC से, उनको शंघाई कॉर्पोरेशन से, जिसको भारत ने आपत्ति उठाई है, जिसमें भारत भी है, उन्होंने कहा है कि आप इनको पैसा देना, फंडिंग बंद करिए, इनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। और जैसे हमारे टेररिस्ट अब ट्रेंड हो रहे हैं, वो बड़ा पुराना बेस है जहां वो ट्रेन हो रहे हैं, उनको सी ट्रेनिंग दी जा रही है, अंडर वाटर ट्रेनिंग दी जा रही है,
नेवल बेसिस है उनके पास में, लिम्बिट माइंस लगाना, सी माइंस लगाना, ये सारी की ट्रेनिंग उनको मिल रही है। तो हमारे भारत के ऊपर सी कोस्ट से लेकर कश्मीर से लेकर सेंट्रल इंडिया में कहीं भी आतंक फैल सकता है। और इसीलिए जैसे कल सीडीएस जनरल रावत ने मीटिंग में कहा था कि नेशनल इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी फोर्स जो बनानी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स होंगे और एक फोर्स बनेगी। तभी मैं कहता हूं जब तक कश्मीर में सेंट्रलाइज्ड एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, हम इस आतंक को नहीं रोक पाएंगे। ये हमने अभी तक देरी कर दी है, अब देरी नहीं करनी। ठीक है, हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, यानी कि जो आशंकाएं जताई जा रही थी अफगानिस्तान में तालिबानी राज की शुरुआत होने के साथ ही कहीं ना कहीं वो सारी आशंकाएं एक एक करके सच साबित होती हुई और इस बात की तस्दीक करती हैं आतंकी घटनाएं जो बढ़ रही हैं। और ये जो पर्दाफाश हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? कैसे ऐसे में आतंकवाद से लड़ा जाए, कैसे इसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए? क्योंकि टेक्निक भी बदल रही है, इसका चेहरा भी बदल रहा है। कितना बड़ा चैलेंज ये? बिल्कुल सही कहा आपने। टेररिज्म का फॉर्म और कंटेंट दोनों ही कैरेक्टर बदल रहे हैं। और अभी जो हाल में हम लोगों ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है और वेकअप कॉल है हमारे सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सफलता हमें मिली है। एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान, आईएसआई, बी कंपनी, अफगानिस्तान, जितने भी हमारे साउथ एशियन रीजन के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, एक्टिव एक्टर्स हैं, उन सबों से हम लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में एक स्टनिंग विक्ट्री पाया है, तब से जो एक सीरियस सिचुएशन जो डेवलप हुआ है हमारे कंट्री के लिए, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंट्रीज के लिए और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा वो जियो पॉलिटिकल डेंजर्स हो गए हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सबसे बड़े खतरे का निशान है और यही कारण है कि अब हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि एक रिन्यूड विगर के साथ पाकिस्तान और आईएसआई जो है अब टेरर एक्ट करने की तैयारी में लगा हुआ है। ये इसका प्रज्वलित उदाहरण है जो अभी हाल में हमने 2-3 दिन पहले देखा। और मैं समझता हूँ कि ये अफगानिस्तान की घटना जो है, इसने मेजर इम्पीचस दिया है तालिबान को और टेररिस्ट एक्टिविटीज को आने वाले समय में। और मैं समझता हूं कि सभी वक्ताओं ने, सभी पैनलिस्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ क्या कनेक्शन है, ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान के जो इरादे हैं कि किसी प्रकार हम न केवल ह्यूमिलिएट करें इंडिया को, बल्कि इकोनॉमिक डैमेजेस करें, उसको नस्ताबून करें, वो मैं समझता हूं कि आज की स्थिति नहीं है। पिछले 20, 25, 30 सालों से पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें कर रहा है और ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस प्रकार इसको रोकें। और मैं समझता हूं कि इसको एक बड़े व्यापक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ये छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन सबों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है और हमें उसी प्रकार देखकर ही अपने रिस्पांस मैकेनिज्म को करना पड़ेगा। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एनके सूद साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर हैं। सूद जी, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? ये जो आतंकवादी हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं देश को दहलाने की, त्योहारी सीजन में साजिश को रचने की, ऐसे में फिलहाल पाकिस्तान बार बार अपने मंसूबों में फेल हो रहा है। आईएसआई का रोल भी सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है। हर बार उसे मुंह की खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हर संभव कोशिश में वो लगा रहता है। ऐसे में फिलहाल हम ड्रोन टेक्निक की बात कर ले या फिर अन्य तकनीकों की, हमें हर हाल में इन आतंकवादियों से 4 कदम आगे रहना होगा ताकि 26/11 जैसी घटनाओं को दोहराने की ये हिमाकत भी ना कर सके। देखिए, जहां तक आप बात करती हैं कि हमको इनसे आगे रहना होगा, मैं सोचता हूं कि हम काफी आगे निकले हुए हैं। जब 26/11 हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने स्टेप्स लिए थे। एक इंडिया ने स्टेप लिया था कि ये जो लोग अननोटिस इंडियन ओशन में आ गए, उसके बाद इंडिया ने 36 रडार्स लगाए थे इंडियन ओशन के अंदर, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका में, ताकि इस टाइप की कोई बोट ना आ सके। दूसरी बात क्या है कि आज हम, जैसे ये गवर्नमेंट आई थी,
ये गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट की बात करूंगा, उससे पहले जो आईएसआई है वो पाकिस्तान है, कहीं भी इंडिया के अंदर टेरर अटैक करता था। हाँ। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ स्पेशली जो इनके जो अटैक्स थे वो कन्फाइन हो गए सिर्फ श्रीनगर में। जब उसके बाद आपका अटैक हुआ, उरी का अटैक हुआ, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी आर्मी को, लेकिन वहां पे जो लोकल कमांडर है उनकी गलती की वजह से सारा जो इंसिडेंट हो गई। उससे पहले पठानकोट अटैक की भी रॉ ने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, उसको भी वहां के लोकल कमांडर की गलती से कि उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की और इस वजह से वो अटैक हुआ। जहां तक पुलवामा अटैक की बात करते हैं, पुलवामा की भी जो इंफॉर्मेशन थी, हाँ स्पेसिफिक नहीं थी कि अटैक कब होगा, लेकिन अटैक का सब जानकारी थी। लेकिन वो बेसिकली समझिए कि इंसिडेंट थी, ऐसा होगा, हम डिफेंसिव रहेंगे। तो उसके बाद हुआ पुलवामा के बाद हुआ बालाकोट। बालाकोट जो हुआ वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की साथ में जो आर्मी या उसके साथ जो हमारी एयरफोर्स है उनके जो कैपेबिलिटी की वजह से ये अटैक हुआ, और वो जो अटैक था पूरा प्री प्लान था। अब जो है सिचुएशन ऐसी है कि उम्मीद की जा रही थी जब तालिबान आई है तो वहां पे जो गवर्नमेंट आ रही थी जो मुल्ला ब्रदर की, उस गवर्नमेंट को हटा करके इन्होंने वहां पे जो खास मिलिटेंट थे उनको लगाया, और पाकिस्तान की आईएसआई की बड़ी साजिश थी, प्लान थी। लेकिन साथ साथ इंडिया ने पूरी कोशिश किया पाकिस्तान को एक्सपोज करने की। इवन यूएस के अंदर पाकिस्तान को इस टाइम पे आलोचना हो रही है, यूरोपियन यूनियन में हो रही है और वर्ल्ड के अंदर। इसके साथ क्या है कि इंडिया के कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जैसे तालिबान है इनको कमजोर किया जाए, और उसके लिए जो नॉर्थ अलायंस है उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उस चीज को काउंटर करने के लिए। लेकिन साथ साथ हमारे, जैसे आपने बीच में ड्रोन्स की बात की थी, इंडिया इस टाइम पे लार्ज स्केल में डिफरेंट सोर्सेज से ड्रोन्स प्रोक्योर कर रहा है ताकि पाकिस्तान को अंदर मारा जाए। और अगर इंडिया को बालाकोट टाइप की स्ट्राइक करनी पड़ती तो इंडिया उसके लिए अपने प्लेन्स नहीं भेजेगा, यानी कि ड्रोन्स भेजेगा। दूसरी बात एक और है कि हमें इस टाइम पे कोई वेट नहीं करने की पाकिस्तान की तरफ से दोबारा पुलवामा हो। हमको जरूरत है बालाकोट करने की, और हमारे अंदर कैपेसिटी है। मैं सोचता हूं कि अगर आतंकवाद अपना चेहरा बदल रहा है, चरित्र बदल रहा है, तो हमें भी ये दिखाना होगा कि हम हिंदुस्तानी भी बदल चुके हैं। अब ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। जी, मैं इसमें आपको दूसरी बात एक और कहूंगा जी कि इंडिया के अंदर या रॉ के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट बैठे हैं, छुपे हुए हैं, हाँ। उनको घर में मार सके, चाहे इनके बड़े बड़े टेररिस्ट हों। लेकिन इस टाइम पे हमारे पहले तो और ये रॉ के अंदर कैपेबिलिटी है, मैं रॉ के अंदर बैठ के आपको ये कह सकता हूँ कि हमारी कैपेबिलिटी है। और दूसरी बात क्या है, जहां तक दाऊद की बात करते हैं, अब दाऊद जो था 1993 के बाद दाऊद चुप बैठा था। ठीक है, यहाँ पे मुंबई के अंदर वो अपने काम कर रहा था, यहाँ पे ड्रग्स का काम हो रहा था, यहाँ पे मर्डर्स का काम हो रहा था, लेकिन टेरर एक्टिविटी नहीं थी। और लेकिन जो उसके बाद 1995 में जब वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई है, एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने उसको दबा दिया। इस टाइम पे गवर्नमेंट को जरूरत है एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट पे एक्शन लेने की, ताकि जो पॉलिटिशियन का कनेक्शन है, यहाँ के महाराष्ट्र की पुलिस का कनेक्शन है जो अंडरवर्ल्ड के साथ, और जिन लोगों का कनेक्शन है उनको पनिश किया जाए, बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग हैं, जैसे अभी केस हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं रॉ ने या इंटेलिजेंस ने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। हाँ। ये रॉ या आईबी की इंफॉर्मेशन है और हमारी पुलिस की जो चुस्ती है जिसकी वजह से ये टेररिस्ट पकड़े गए हैं। और मैं सोचता हूं कि इस टाइम पे जो जहां तक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इस टाइम पे प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने को तैयार है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहले, जहां तक पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने 1971 पे गलती की थी जब उसने इंडिया पे अटैक किया, और उस टाइम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। जो पाकिस्तान इस टाइम पे मिस एडवेंचर करने जा रहा है, उसकी वजह से मैं आपको ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। जहां तक ये टेररिस्टों की बात करते हैं बॉर्डर के पास से, वो हमें कोई डेंजर नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक अंदर की बात करते हैं उसको डेंजर है, क्योंकि उसके लिए हमें स्पेशली हम आप लोगों को भी या हमारे जर्नलिस्ट या जितने भी लोग हैं, हमको भी तैयार रहना पड़ेगा इनको हर एक स्टेप पे काउंटर करने के लिए, ताकि ऐसी जो अभी एक हमको तैयारी ये चाहिए कि जो हमारे अभी फंक्शंस होंगे या जो हमारे यहाँ पे एक हमारा माहौल बनने वाला है इंडिया के अंदर कि हमारा जैसे एक कल्चरल एक्टिविटीज होंगी या कुछ है, उनको हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें और इनको अलर्ट होकर के पाकिस्तान को जवाब देंगे। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान बहुत भारी गलती करने जा रहा है जो उससे इस टाइम पे इंडिया पे अटैक करने जा रहा है। वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है पीएम मोदी को, वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है अजीत डोभाल को, वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है हिंदुस्तान को। ये हिंदुस्तान वो नहीं है जो 1990s में चलता था, और जल्द ही उसे इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा, एक बार फिर से उसे मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। प्रफुल्ल बख्शी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, यानी कि पाकिस्तान फिलहाल तालिबानियों के दम पर कूद रहा है। जो अफगानिस्तान में तालिबानी राज लौट गया है उसके दम पर फिलहाल वो अपनी ताकत दिखा रहा है, अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये किस मुगालते में पाकिस्तान है?
देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान को इस समय बटेर मिल गई है। उसको तालिबान ही नहीं है, बल्कि जो इतना आर्मामेंट जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया वो मिला है। चाइनीज़ के फाइनेंसेस हैं, टर्की की टेक्नोलॉजी है, OIC और शंघाई कोऑपरेशन से मनी आ रहा है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय। प्रॉब्लम ये है कि इस समय बाकी कंट्रीज भी ज्वाइन अप कर रही हैं। इंडिया, रशिया, अमेरिका की मीटिंग हो रही है इस समय, और पहली बार अमेरिका रशिया मिलके इंडिया से बात करेंगे और इस बात के ऊपर पूरा खुलासा होगा। और जैसे कि सूद साहब भी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक है, अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंप्रूव हो रही हैं, क्योंकि अभी हमको करने का क्या करना है, सेंट्रलाइज जो इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम में ये होता है, अगर रॉ ने इंफॉर्मेशन दी तो फीडबैक भी जाना चाहिए रॉ को कि क्या हुआ, हमने जो हमारी इंफॉर्मेशन आई थी उसका क्या किया। ये जो एजेंसी इंफॉर्मेशन देती है उसका हक बनता है कि वो पूछे कि आगे क्या हुआ है। अभी तक ये होता आया है। और मैं खुद कश्मीर में मैंने देखा है, मुझे एक पैरामिलिट्री फोर्स कमांडर कह रहा है कि जब उस सेक्टर में टेररिस्ट होता है तो हम बताते नहीं है, क्योंकि हम मेडल लेना चाहते हैं। यहां तक भी बात हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, कोऑपरेशन की कमी है। तभी मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूं सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। और फिर दूसरी बात है, अब चाइनीज, तालिबान, पाकिस्तान, टर्की, ये सब मिलके एक जो नया जो वॉरफेयर स्टार्ट करेंगे, उसमें साइबर वॉरफेयर होगी, उसमें स्पेस एजेंसीज भाग लेंगी, और यही नहीं, बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है। चाइना केपेबल है। आपको सांप काटेगा तब आपको पता पड़ेगा कि सांप में जहर है कि नहीं है। इसके लिए हमको अपनी जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। क्या हमारी सिविल डिफेंस के पास में न्यूक्लियर फाइटिंग डिवाइसेस है, मतलब मेडिसिनल डिवाइसेस, क्या केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अगेंस्ट डिवाइसेस हैं? इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, जैसे कि अमेरिका का सिविल डिफेंस विच इज अपग्रेडेड टू द होमलैंड सिक्योरिटी, उसने जैसे किया है। हमारे को अब वह सबक लेना पड़ेगा, और इसीलिए ये हमको बिल्कुल पूरी देखनी पड़ेगी। और अब आप एक बात का और ध्यान दीजिए, अभी हम आपके नैरेटिव में आया था, और आई थिंक सूद साहब बोल रहे थे कि रोहिंग्यास की बात आ रही है। रोहिंग्या को तो हमने तश्तरी पे बैठा के कश्मीर में पाला हुआ है। वो क्यों है वहां पे, किस लिए हैं, आपको पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक वॉरफेयर चल रही है, और जम्मू एंड कश्मीर में एक इस तबके के रिलीजियस के लोगों को बसाने की कोशिश हो रही है। उनको आधार कार्ड कैसे मिला, उनको किस तरीके से उनको पैन कार्ड मिले, वाटर कनेक्शन मिले, गैस कनेक्शन मिले, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम तालिबान को गाली देते हैं कि वो औरतों को क्या कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। अभी तक हिस्ट्री में 5 लाख लोगों का विद इन द कंट्री एक्सोडस नहीं हुआ है। 1500 औरतों के ब्रेस्ट काटे गए थे, किसी को पता नहीं है, एक FIR नहीं है, और अभी तक नहीं है। जब मैं ये बात करता हूं, लोग अपना कान बंद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंक्वायरी किसी ने नहीं करी है। क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही? जब तक हम अपने घर के अंदर तालिबान को नहीं ठीक करेंगे। और अब हमें हर हाल में, हर तरीके से अपने आप को इस स्थिति से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार रखना होगा। अनुज माथुर जी, क्या कहेंगे आप, कैसे ये तैयारी हमारी और अधिक पुख्ता हो सकती है? शिल्पा, बिल्कुल हो सकती है। मैं तैयारी के अलावा आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। हर आदमी, ये 6 लोग पकड़े गए हैं तो हर आदमी कह रहा है कि मैं कैसे अपने वोट एक्स्ट्रा कर लूं। कोई कह रहा है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है। बांग्लादेश इस प्रकार की एक्सट्रीमिज्म को कुचलने में कितना रूथलेस है। एक बार उन्होंने ऐसा मॉड्यूल पकड़ा था, 100 लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया एक बार में। दूसरी बार कोई आतंकवादी घटना करने के सोचने से पहले भी 500 बार उसको नाइटमेयर्स आएंगे। हमारे पास कोई ऐसा कायदा नहीं है। हम देश की सुरक्षा का जब प्रश्न आता है, इकट्ठा होना नहीं जानते। हर चीज में हमें पॉलिटिकल गेम देखने की आवश्यकता है जी। मैं रहा हूं कश्मीर में, मैंने अपनी पलटन कश्मीर में कमांड करी है, मैंने देखा है वहां पर हालत क्या है। हालात वहां पर इसलिए हैं क्योंकि हमारा सारा केंद्रित, पूरा राजनीति केंद्रित है वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर।
और उसके लिए हमने 1 लाख रोहिंग्या परिवार कश्मीर में बसा रखे हैं, उतने ही वो हमने पश्चिम बंगाल में लगा रखे। वही मैं कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले भी कि हमें ये देखना चाहिए कि रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को क्यों ट्रेन कर रहे हैं। वो इसीलिए ट्रेन कर रहे हैं कि रोहिंग्यास को उनका सपोर्ट बेस मिलेगा कश्मीर में और पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेशियों को मिलेगा वहां पर, और उसके बाद वहां पर से वो बैठ करके अपना साहब आपका रुख करना चाहूंगी। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी इस जंग को कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर जो राजनीतिकरण किया जाता है वो कमजोर कर देती है, जिस बात का हमें अब ध्यान रखना होगा। हर हाल में राजनीति को इन मुद्दों से दरकिनार करते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग को पैनी और करने की आवश्यकता इस समय वो कैसे हो सकती है सर? देखिए, ये बात जितने भी पैनलिस्ट कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 30 वर्षों से भारत, हमारा देश जो है वो आतंकवादी गतिविधियों से उलझ रहा है, लड़ रहा है, और हमने कितनों की जानें गंवाई हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या हिंटरलैंड की जितनी भी जगह हैं। और हम लोगों ने इन 30 वर्षों में ये देखा है कि वोट पॉलिटिक्स के लिए या कुछ भी संतुष्टिकरण के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किए, और यही कारण है कि अत्याचार हमारे देश में भी होता रहा, लेकिन हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, और अगर आवाज उठाई भी तो वर्ग विशेष बाटला एनकाउंटर केस को कौन भूल सकता है सर? बाटला एनकाउंटर, so many encounters are there like this। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि अब वक्त आ गया है, हमें अपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है, और किया भी है। मौजूदा सरकार ने पिछले 10 वर्षों, पिछले 7-8 वर्षों से हमने देखा है कि हमारा एक फोकस्ड अप्रोच है, हमारी पॉलिसी बहुत रोबस्ट है, हमारे नैरेटिव्स बहुत क्लियर हैं, विजन हमारा बहुत क्लियर है, हमारे एक्शन लेने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो पुलिस फोर्सेस हो, इंटेलिजेंस मैकेनिज्म हो, आर्मी हो, हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, सभी के पास एक कैपेबिलिटी जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ी है। आज हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस केवल हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटेलिजेंस हमारे लिए नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, हमारे लिए शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, और यही कारण है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो या गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हमने खुद देखा। मैं उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रमुख रहा हूँ, और मैंने देखा कि किस प्रकार 2 वर्षों में हम लोगों ने स्लीपर मॉड्यूल किया, हमारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है उसने काफी अच्छा काम किया, और यही कारण है कि वहां से जो 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से एक्सप्लोसिव्स मिले, उनके पास से आरडीएक्स मिला, और उनकी प्लानिंग सस्टेन्ड इनॉग्रेशन से पता चलेगा कि उनकी प्लानिंग क्या थी। इस तरह के मॉड्यूल्स जो हैं हमेशा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का जो एक सम्मिश्रण हो गया है, आईएसआई और साथ ही साथ डी कंपनी जो है वो लॉन्ड्रिंग के लिए एक्टिविटीज में जाना जाता है, फाइनेंशियल में, ड्रग्स का जितना भी हमारा स्मगलिंग हो रहा है, और आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान जो है ड्रग्स के मामले में सबसे ज्यादा मशहूर है, और वहीं से इन कंपनियों को ताकत मिलती है, ये फलते फूलते हैं, ये पनपते हैं। चलिए ठीक है सर, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे जानने की कोशिश कि अब अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के इस गठबंधन की वजह से दुनिया पर, हमारे देश पर ये किस हद तक और कितना घातक साबित हो सकता है और इससे कैसे निपटा जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जो। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है बहुत सारे ऐसे सवालों पर जिनके जवाब खोजने बहुत जरूरी है। सवाल ये कि क्या दुनिया में अब बदल रहा है आतंक का चेहरा और चरित्र? आतंक के बदलते चेहरे से लड़ने के लिए क्या दुनिया है तैयार? क्या हिंदुस्तान है तैयार? क्या पकड़े गए इन आतंकियों के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का साजिश है? क्या अफगानिस्तान फिर बनेगा आतंक का अड्डा? बदलते आतंक से लड़ने के लिए कितना तैयार है भारत? ड्रोन जैसी तकनीक से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं हम? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हो रही है चर्चा, इनके जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए एनके सूद साहब, आपके पास आऊंगी। सबसे बड़ा सवाल इस समय, सबसे बड़ी चुनौती इस समय हमारे सामने ये अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म यानी कि आतंकवाद का ये कॉम्बिनेशन किस हद तक घातक साबित होता हुआ और कितना बड़ा चैलेंज हम सबके सामने बनता हुआ, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो अभी तालिबान से जो खतरा है ना, हिंदुस्तान से ज्यादा खतरा ये है अमेरिका को, वेस्ट को, और नेचुरली रशिया को। रशिया के क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ जो उनकी टेरिटरी लगती है, रशियन रिपब्लिक की सारे मुस्लिम्स हैं, और वो देखते हैं कि यहाँ पे कहीं आईएसआई एक्टिव होकर के उनको डिस्टर्ब करे तो रशिया डिस्टर्ब होगा। इसलिए जो 24 अगस्त 2021 को पुतिन साहब के जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उनकी पीएम मोदी से बात हुई 45 मिनट की। उसके बाद जो एक मेन स्टेप लिया गया
जो इंडिया पुराने से चाहता था। पीएम मोदी गए थे 2016 में ताजिकिस्तान और वहां पे बात करके आए थे अयानी और फकरो बेस जो है वो इंडिया को दे दी जाए, जो इंडिया मेंटेन करता था। और मैं सोचता हूँ कि आज ये दोनों बेसेस इंडिया के पास है और इंडिया के साथ आज रशिया है, रशिया के साथ आज हमारे साथ ईरान भी बैठा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। जहां तक गल्फ की बात करते हैं, गल्फ की भी कंट्रीज जो है उनको भी इससे चिंता है और अभी सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर वो भी इंडिया आ रहे हैं। इससे पहले जो 3 कंट्रीज के इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उनके इंटेलिजेंस की चीफ से इंडिया आए थे, यूके, यूएसए और रशिया का। इससे क्या है कि इंडिया एक सेक्टर बनता जा रहा है कि किस तरीके से तालिबान से लड़ा जाए और इसके साथ क्या है कि एक ज्वाइंट प्लानिंग भी होगी और मैं सोचता हूँ कि एक्शन के लिए हम तैयार हैं। जहां तक अंडरवर्ल्ड की बात करें, गवर्नमेंट को सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि जो लोग 1993 के ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व थे उस केस को भी ओपन करके उसमें एक्शन स्टार्ट करे। अब ये जरूर है कि पिछले 1.5-2 साल से महाराष्ट्र के अंदर अंडरवर्ल्ड एक्टिव था। आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई और दिशा सिडान और ये जितने भी लोग मारे गए वो अंडरवर्ल्ड का उसमें हाथ था, जिस तरीके से उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से इनका मर्डर किया। लेकिन अंडरवर्ल्ड उस टाइम पे दूसरे टेररिस्ट एक्टिविटी में इसलिए इन्वॉल्व नहीं था कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की आईएसआई उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ पे टेरर एक्टिविटी करे। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई को शायद एक मोहरा मिल गया कि उनको लगता है कि तालिबान के साथ वो बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ। और ये उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और पाकिस्तान को इसका बड़ा भारी प्राइस देना पड़ेगा। साथ में मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सुशांत सिंह राजपूत या जितने भी केस पेंडिंग है उनको ओपन करके जो लोग भी हैं उनको अंदर किया जाए। ये जरूर है कि इंडिया ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के वहां पे जो ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स के अंदर भी अंडरवर्ल्ड है, दूसरी तरफ जो ये सारा नेक्सस है, नेचुरली हमने उस पर काफी काम किया है और गवर्नमेंट को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि हमारी एजेंसी चाहे हमारी ईडी बैठी हो, चाहे हमारा एनसीबी हो, चाहे हमारी रॉ हो, आईबी हो, ये सारे के सारे मुस्तैद और तैयार हैं। और इसके लिए पाकिस्तान को, और हमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है कि हम सोचें कि हमारे को बहुत डर है, हमें ये करना पड़ेगा। ये हमारी जो एजेंसीज है, लेकिन कश्मीर के लिहाज से हमें हर हाल में सतर्क रहना होगा। बिल्कुल सतर्क तो रहना है, लेकिन दूसरी बात एक और देखिए कि क्या डिपेंड करता है कि अमेरिका तालिबान से हार गया, इतनी स्ट्रांग कंट्री है, क्यों हार गया? इसलिए अमेरिका हार गया कि उनकी लीडरशिप नहीं थी, उनकी लीडरशिप ने उनको डाउन किया। जहां तक इंडिया की बात करते हैं, मैं सोचता हूं कि हमारी लीडरशिप इस टाइम बेस्ट लीडरशिप है और लीडर स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। यस, हमको अलर्ट होने की। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दाऊद को पनाह दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, ये जग जाहिर है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? अनुज माथुर जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। शिल्पा हाँ, मैं ये सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान को हम लोग समझ रहे हैं कि उनके पास बहुत पैसा है और तुर्की और चीन और सारा पूरा दुनिया उनको पैसा देने के लिए तैयार बैठी है, पाकिस्तान आज की तारीख में बैंकरप्ट, भूखा नंगा स्टेट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो जिन्होंने बोला कि तालिबान से खतरा उनको ज्यादा है वेस्ट को और अमेरिका को, एग्रीड, उससे भी ज्यादा खतरा पाकिस्तान को है तालिबान से। जब से तालिबान, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, जब से तालिबान वहां आए हैं 25 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान की आर्मी पर टीटीपी के द्वारा। तो ये समझने की गलती वो ना करे पाकिस्तान किसी भी तरीके से। पाकिस्तान की समस्या आज की तारीख में पैसा है और पैसा के लिए वो FATF की ग्रे लिस्ट में है। अगर वो तालिबान को सहायता इसी प्रकार करता रहा और उसके जो ये अड्डे, जो आतंक के अड्डे पाकिस्तान में बने रहे, दिखाई देते रहे, तो उसको ब्लैक लिस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी अंडर स्कैनर है, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि वो टेरर के जो अड्डे हैं उनको अफगानिस्तान में शिफ्ट करे और टेरर की एक्टिविटीज को भारतवर्ष में शिफ्ट करे। और ये मैंने बताया कि इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि 6 हमने लोगों ने 6 पकड़ लिए हैं यहां पर, क्योंकि ये पाकिस्तान का पिछले जियाउल हक के टाइम से आज तक यही चल रहा है कि वो हमारे अंदर वो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूं रियल एजेंडा कश्मीर नहीं, दे आर ऑब्सेस्ड विद कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा देश भारत को कमजोर करना है, ये बात समझने की है। और भारत को कमजोर करने के लिए उन्हें चाहे पंजाब में कुछ करना पड़े, चाहे गुजरात में, चाहे कहीं भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह उनका हाथ है। और ये बात आप समझ लें, आतंकी गतिविधि दुनिया में कहीं भी हो, उसका तार कहीं ना कहीं से आप पाएंगे कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और यह बात पूरी दुनिया को समझनी है। पाकिस्तान 30 साल से अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है, शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन वही कर रहा है।
और वो उनको बरगला पाया, क्योंकि पाकिस्तान को उसने ये सिद्ध कर दिया उन लोगों के लिए कि अगर आपको सेंट्रल एशिया में या उससे नॉर्थ की तरफ जाना है तो पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट, उसके बगैर आप वहां जा नहीं सकते। दूसरा, रूस के साथ अगर आपको काउंटर करना है तो सबके लिए सबसे बड़ा एसेट जो है वो पाकिस्तान है। इसलिए अमेरिका उसमें आ गया। लेकिन अब वो समझ चुका है कि असली अगर 2001 में अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान में हमले इन्होंने अमेरिका ने कुछ किया होता तो ये खत्म हो गया होता काम अभी तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें जहां तक हमारी तैयारी का सवाल है। इज इक्वल टू आतंकी फैक्ट्री। सूद साहब से 1 मिनट। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी जी, पाकिस्तान इज इक्वल टू आतंकी फैक्ट्री, लेकिन फिर भी दुनिया किस इंतजार में बैठी है? कब एक्शन होगा? कब ऐसा सख्त संदेश, कठोर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलेगी ताकि एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचाया जा सके, आतंकवाद को एक करारा जवाब दिया जा सके? देखिए, आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए अगर सबने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अभियान किया होता तो पाकिस्तान को कब से खत्म किया गया होता। हाँ। क्या अमेरिका चाहता था पाकिस्तान को खत्म करना? वो अभी भी नहीं चाहता। अभी भी पाकिस्तान का फायदा उठाएगा। पाकिस्तान का फायदा इसलिए उठाएगा कि सारे इस्लामिक कंट्रीज यहां पे पाकिस्तान पे डिपेंड करती हैं, उसकी आप फौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जियाउल हक खुद सऊदी अरेबिया में जाके एज अ डिव कमांडर ट्रेनिंग दे रहा था, उनके दरबार में था। अभी मैं बता दूं आपको, अब चाइना और टर्की के साथ मिलके पाकिस्तान को आप पहले तो हिंदुस्तान को उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। हमने ही नहीं किया है उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर, तो FATF की ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में कब आएगा ये देखने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे को यह देखना है कि ये कश्मीर में क्या बात है। मैं क्यों कहता हूं कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत ही तब बनती है जब वो कश्मीर की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान कश्मीर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया तो पाकिस्तान की जनता आर्मी को कहेगी तुम पावर में क्यों हो। वो उनको पावर में रहने के लिए उनको कश्मीर करना पड़ता है। हालांकि कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसको संभाल लेंगे और हमारे हाथ से नहीं जाएगा, पर कश्मीर को उसको भूत बना के रखना पड़ेगा। और इसके लिए चाइना मदद करेगा, पाकिस्तान की टोटली चाइना मदद करेगा, टर्की मदद करेगा, और जितनी आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फैंसी नाम्स हैं सबके आपस में बेशक लड़ेंगे, पर जब हिंदुस्तान की बात आएगी तो कश्मीर में सब करना करेंगे। ये आपको हमने अगर ये गलती करी कि इसको प्रायोरिटी लिस्ट में ना रखा तो हम पछताएंगे। और यस, पाकिस्तान भारत को कमजोर करना चाहता है, पर भारत को कमजोर कहां से करेगा? वो स्टार्ट कश्मीर से करेगा, फिर हर जगह जाने की कोशिश करेगा। वैसे तो आप ये जो दाऊद की बात कर रहे थे, और जितने नारकोटिक्स, स्मॉल आर्म्स ट्रेड वगैरह हैं, ये सब अंडरवर्ल्ड के थ्रू जाते हैं। और यहां तक कि नारकोटिक ट्रेड में अमेरिकन ऑफिसर्स और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स मिले हुए हैं। इतने भारी इनका नेक्सस है। और जो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट जो था, और जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से, उसके बाद ऑफिसर साहब के पास जाऊं। मैं बात खत्म कर लूं, प्लीज मैं बात खत्म कर लूं। और इसलिए पाकिस्तान इस समय मैं बात खत्म कर लूं। और पाकिस्तान इस समय को अब जितने के वेपन्स मिलेंगे आप देखेंगे पाकिस्तान उनको पूरा ऑपरेशनल करेगा। हाँ, अब आतंकवादियों का ठिकाना जरूर अफगानिस्तान में करना चाहता है, क्योंकि अगे दोबारा उसका उसामा बिन लादेन, जिसको पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर पाला था, उसका वैसा हादसा ना हो जाए और एम्बेरसमेंट ना हो, इसलिए पाकिस्तान अपनी चादर क्लीन रखना चाहता है। ठीक है, अनिल माथुर जी जल्दी से। मैं दो बातें बताऊंगा बहुत जल्दी। पहली बात तो यह है, जहां तक हथियारों का सवाल है, जो आतंकवाद के लिए काम आने वाले हथियार हैं उसको अमेरिका कुछ करके नहीं गया है। 6.5 लाख स्मॉल आर्म्स हैं, अल्ट्रा मॉडर्न M16, M40, जो दुनिया की बेहतरीन राइफल हैं। तो आतंकवाद के लिए उसको हवाई जहाज भी नहीं चाहिए, एटम बम भी नहीं चाहिए, उसको हमर भी नहीं चाहिए। उनको चाहिए सिर्फ स्मॉल आर्म, जो 6.5 लाख आज तक में पाकिस्तान की आर्मी की स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास यार ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये खबरें ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उनको टैंक नहीं चाहिए, उनको बंद चाहिए। तो मैं बात रही हूं कि चुनौतियां बड़े स्तर पर पहुंच चुकी हैं। कॉपी सिंह साहब आपके पास आते हैं क्योंकि समय की कमी है, जल्दी से आप सभी के पास मैं आना चाहूंगी। सिंह साहब,
आप अब मुझे ये बताइए, पाकिस्तान से निपटने के लिए, आईएसआई से निपटने के लिए, आतंकवाद के इस नए बदलते चेहरे और चरित्र से निपटने के लिए राज्य सरकार, पुलिस को क्या करने की आवश्यकता, किस तरह से कोऑर्डिनेट आपस में करने की आवश्यकता? जो आतंकवादी वो हो रही हैं अफगानिस्तान में, जो घटनाएं हुई हैं उससे पाकिस्तान उन सभी टेररिस्ट आउटफिट्स के मदद से वो एक्सपर्ट करने की कोशिश करे। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में भी होंगी, भविष्य में एकदम होगी, इसलिए हमें सतर्क करने की जरूरत है। लेकिन सबसे खुशी की एस्पेक्ट्स है हमारी कंट्री के। पहला, हमारे जो मोदी सरकार द्वारा पिछले 5-6 सालों में बहुत लीड ली जा रही है, और न मोदी सरकार बल्कि राज्यों के बीच में भी हमें पॉलिटिकल लीडर हैं, वो इस बात के लिए हमेशा कह रहे हैं हमें। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, इतने रीजनल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की इज्जत क्यों बढ़ती है? हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव है, डेमोक्रेसी है। दोनों चीजों के कारण नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब तक पुलिस, सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, यहाँ की बिल्डिंग बहुत हुई है। आप बैटल हार्डेंड एक्सट्रीमिस्ट वहां पे हैं। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट वो बैटल हार्डेंड है, पिछले 20 सालों से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और उनका अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं लगा। आप अगर यूपी पुलिस की बात करें तो देखिए, हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया। तो हमारी पुलिस कायद है, काफी अच्छे से कर रही, और जरूरत कैपेसिटी बिल्ड और आगे के इंस्टीट्यूशन है, नेटग्रिड को मजबूत, एनटीआरओ हमारा टेक्निकल सपोर्ट है। उससे चीज है कि जितनी हम इन्फॉर्मेशन बेस हैं सबों को इंटीग्रेट करके और उनसे हम बेटर तरीके से कैसे ऑपरेशन जो मल्टी एजेंसीज है उन सबों के द्वारा हम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के द्वारा। चलिए ठीक है सर, समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से आप सभी का मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी कि क्या उम्मीद लगाई जाए, कैसे आतंकवाद से निपटा जाए? देखिए, वैसे तो हमने पाकिस्तान को टोटली बैंकरप्ट कर दिया है। 3.5 साल के करीब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बैठा है। पाकिस्तान को इस टाइम पे वर्ड से क्रिटिसिज्म मिल रहा है। जैसे आपके इवन जैसे यूएसए के अंदर उनसे पूछा जा रहा है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी के अंदर, उनके जो एमपीज है, सेनेट के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप। ईयू की भी इस टाइम पे एक इसी बारे में स्टेटमेंट आई है। इसके ऊपर लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर और एक्शन होगा। जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो जीएसपी स्टेटस दिया था उसको हटा दिया। इसके बाद जो फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस ने पाकिस्तान को कहा कि तुम्हारे कोई आर्म्स एमुनिशन को अपडेट नहीं करेंगे। 7 में से 5 सबमरीन डिफंक्ट हो गई है, आधी उनकी एयरफोर्स डिफंक्ट हो गई है। और इसके बाद लगता है कि पाकिस्तान के पास बचा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो आखिरी लो है, आखिरी जो उसकी आग चल रही है पाकिस्तान की, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान सोचता है कि वो इंडिया के अंदर आतंकवाद करके बच जाएगा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी जैसे इमरान खान की स्टेटमेंट आई है, वो कहता है कि जो तालिबान को जो अमेरिका गलत समझ रहा है, या जहां के वो प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी है जिसके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगे हैं, और ये इनकी इमरान खान का जो तालिबान को साथ देने का जो है, इनको बड़ा महंगा पड़ने वाला है अगले कुछ हफ्तों के अंदर, और पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत भारी कीमत चुकाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, प्रफुल्ल बख्शी जी, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते क्या कहेंगे आप पाकिस्तान को? और बड़ा सवाल यही कि पाकिस्तान की आखिर कब खुलेंगी आंखें, या कभी नहीं खुलने वाली? वो खुद ही अपनी इन आतंकी साजिशों का एक दिन शिकार हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान एक की आंखें खुलेंगी और पाकिस्तान सबक सीखेगा, पर उससे पहले हमारे को अपना नुकसान दूर करना पड़ेगा। जितने आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया में हैं, जिसकी सीख यहां से जा रही है, देवबंदी, बरेलवी, इनके यहाँ पे मदरसे हैं, इनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी। और रॉ या कोई भी एजेंसी है, इनके ऊपर चौकस और करनी पड़ेगी कि हमको अब ये जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ था, ये इसका भी तो कोई जवाब नहीं है, और भी जवाब नहीं रहेगा जो अभी हुआ है पिछले 3-4 साल में। हमारी कमजोरियों को हमने पहले दूर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जॉइंट फोर्स जो होगी, इंटीग्रेटेड जॉइंट फोर्स ऑफ इंडिया, उसमें पैरामिलिट्री, आर्मी सारी मिलके काम करेगी और इस बात को अंजाम देगी कि किस तरीके से बॉर्डर के ऊपर, चाहे सी हो चाहे कश्मीर हो, हमको किस तरीके से लड़ना है। ये लड़ाई सिर्फ नेशन वर्सेस नेशन नहीं होगी, ये नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। इसलिए हमको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी तैयारी हमको अब करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी होगी। अनुज माथुर जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर। अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म, अब ये दोहरी चुनौती हमारे सामने। कन्विक्शन हर चीज के लिए आपको प्राइमा फेसी, ये जब आपके ऊपर एक आतंकवादी हमला हो रहा है उस टाइम पर क्या तो आपके पास गवाह आएंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक कसाब को फांसी चढ़ाने में 10 साल लगते रहेंगे इस देश में, तब तक हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे।
जहां Important. मैंने यही बोला आपको, हमको सीख लेनी चाहिए बांग्लादेश से, हमको सीख लेनी चाहिए अमेरिका से। अमेरिका में एक एक्ट है, पेट्रोटिज्म एक्ट, उसमें अगर आपको जहां भी देश विरोधी कार्रवाइयां होती हैं, वो जैसे ही होती है वैसे ही उसका तुरंत पीरियड एक्शन लिया जाता है। ये बात है। दूसरी बात यह है कि जब तक हम हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं, जब तक हम हर चीज को राजनीति से जोड़ना नहीं छोड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष के साथ कोई काम नहीं हो रहा है। ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है, और जब प्रश्न देश की सुरक्षा का है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से वास्ता रखता हो, इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। तीसरी बात है कोऑर्डिनेशन। मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में आपस में इंटरशेयरिंग, कोऑर्डिनेशन और आपस में मिलजुल करके काम करने की क्षमता बढ़ी है। इससे साफ पता पड़ना चाहिए कि यूपी में 3 पकड़े हैं, तो एक पंजाब में पकड़ा है, तो एक कोटा में पकड़ा है, तो 4 पंजाब में पकड़े हैं। तो मतलब कहने का यह है कि कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है जहां जहां पर आपको खतरा है वहां पर एक कंबाइंड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस टाइम पे कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ये कई दफा बताया है ताकि इस बात का फायदा आतंकी संगठन न उठा ले जाए। चले ठीक है, ओपी सिंह साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट्स। ग्लोबल और रीजनल टेररिज्म का जो चेंजिंग फॉर्म है, कैरेक्टर है, और जो ऑपरेशन है, वो हम लोगों ने बहुत बेखूबी से उसको समझ लिया है। अब जरूरत यह है कि हम इस टेररिज्म को एक नेशनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज समझें और हम इसको पॉलिटिसाइज ना करें, इसको वोट बैंक की राजनीति से ना जोड़ें। सबसे बड़ी चीज। दूसरी बड़ी चीज, जो हमारी जितनी भी एजेंसीज वर्क कर रही हैं, उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ओर हमें ध्यान देना होगा। चाहे वो ट्रैकिंग टूल्स रखें, चाहे वो कैसे किस प्रकार हम इसको वो करें, बहुत जरूरी है। तो हमें टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होना पड़ेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमें उनके फ्लो ऑफ फंड्स को चोक करना पड़ेगा, उनको कट ऑफ करना पड़ेगा। चाहे वो डी कंपनी हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या ट्रांसनेशनल जितने भी हो, चाहे वो ड्रग्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा हो या किसी भी तरीके से हो रहा है। इन 3 चीजों पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पॉलिटिसाइजेशन बिल्कुल नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही अहम मुद्दा है हमारा। ये हमारा एक चैलेंज है टेररिज्म का। और दूसरा जो हमारा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग है और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज है, उसको हम किस प्रकार आगे बढ़ाएं टेक्नोलॉजी की मदद से, और फाइनेंशियल जितने भी हमारे इम्पेरेटिव्स हैं उसको हम कैसे वो करें। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा काउंटर मेजर रिस्पॉन्स है हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, चेहरे चरित्र बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक से निपटेंगे, एक एक को नेस्ता नाबूद कर देंगे, बशर्ते आतंकवाद का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान देना होगा, तमाम राजनीतिक दलों को देना होगा, क्योंकि आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे में एक दूसरे के कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बिना इससे निपटना असंभव है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।